हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूबिक्विटस बायोलॉजी। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फंगी की, जिसमें हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करेंगे फंगी की कि इन्वायरमेंट में ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, यानी ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट के लिए किस तरीके से फंगी बेनिफिशियल होती है और किस तरीके से ये हार्मफुल इफेक्ट शो करती है इन्वायरमेंट के अंदर। इसके अलावा हमने फंगी के सिलेबस से इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर किया था, जिसे हमने 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया है। बेसिक से हमने ये सब पढ़ा है। ओके, इसके अलावा हमने रेंज ऑफ सोमैटिक थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, जिसमें हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर देखे थे फंगी के किस तरीके से पाए जाते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ फंगी की, न्यूट्रिशन को हमने यहाँ पे देखा था, रिप्रोडक्शन की बात करी थी जिसमें फंगी जो है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। उसके अलावा हमने यहाँ पे फंगी का क्लासिफिकेशन डील किया था। तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं आपको चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप इन सारे लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि फंगी के ही नाम से बनी हुई है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे उसका आपको अपडेट मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा हमने यहाँ से सिम्बायोटिक एसोसिएशन से लाइकेन्स के भी कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। इसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं इकोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फंगी। फंगी का जो रोल होता है हमारी डेली लाइफ में देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण फंगी को जो है यूजफुल भी कहा जाता है और ये इंजूरियस भी होती है। यानी कई सारी फंगी ऐसी होती हैं जो मैनकाइंड के लिए पॉजिटिव रोल शो करती हैं। ह्यूमंस जो होते हैं एज अ प्रोटीन डाइट इसे कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पीशीज ऐसी होती है फंगी की जो कि पॉइजनस होती हैं और ये डिजीज कॉज करने में अपना रोल प्ले करती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर ये डिजीज शो करती हैं। तो इसी बेसिस पे यूजफुल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज के बेसिस पे फंगी को कैटेगराइज किया है। 2 कैटेगरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले है यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ फंगी एंड दूसरा है हार्मफुल एक्टिविटीज जो कि इन्वायरमेंट के अंदर देखी जाती है फंगी की। फर्स्ट हम बात करेंगे यूजफुल एक्टिविटी, जिसके अंदर फंगी को एज अ फूड देखा जाता है। सेकेंड, फंगी एज अ मेडिसिन। थर्ड, फंगी इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, फंगी इन एंजाइम प्रोडक्शन, फंगी इन एग्रीकल्चर, फंगी इन बायोलॉजिकल रिसर्च। तो ये सारी यूजफुल एक्टिविटीज होती हैं जो कि फंगी के अंदर देखी जाती हैं, जिसे हम आज के लेक्चर में कंप्लीटली पढ़ेंगे। हार्मफुल एक्टिविटीज की बात करें तो फंगी को एज अ पैथोजन देखा जाता है। फंगी का जो रोल होता है वो फूड स्टफ्स को स्पॉइल करने में भी देखा जाता है, यानी खाने को खराब करने का काम फंगी करती है। इसके अलावा डिटेरियोरेशन ऑफ आर्टिकल्स देखा जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्बर्स, हेल्यूसिनोजेनिक फंगी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा माइकोटॉक्सिन में इसका रोल देखा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ फंगी की, जिसमें फंगी जो होती है हमारे लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल होती है। जैसे कि फंगी का रोल देखा जाता है ऑर्गेनिक डाइज को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे इसकी मदद से इन्वायरमेंट को क्लीन करने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा फंगी जो होती है फूड को प्रोवाइड करती है, मेडिसिन का प्रोडक्शन यहाँ पे देखा जाता है। इसके अलावा भी कई सारे इसके यूजफुल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में रोल देखा जाता है। फंगी जो होती है इंडस्ट्रीज में भी यूज की जाती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन और इसके अलावा पेनिसिलियम के प्रोडक्शन में भी इसका रोल देखा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फंगी एज फूड। तो फंगी जो होती है ईडिबल फॉर्म में देखी जाती है, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे 200 से ज़्यादा ईडिबल फंगी की जो स्पीशीज हैं वो देखी जाती हैं, जिसमें मशरूम्स जो हैं वो कॉमन होते हैं। मशरूम एक फ्लैशी फ्रूटिंग बॉडी होती है जो कि हायर फंगी के अंदर कंसीडर की जाती है। कुछ मशरूम्स जो होते हैं वो ईडेबल फॉर्म में देखे जाते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन्स का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर वाइटामिन देखे जाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, अमाइनो एसिड्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर देखे जाते हैं। तो मशरूम को डेली लाइफ में कंज्यूम किया जाता है, बट इसकी भी कई सारी वैरायटी होती हैं, जैसे कि फील्ड मशरूम जिसे आप एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं। इसके अलावा ऑयस्टर मशरूम होते हैं, बटन मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, मोरेल्स।
इसके अलावा ब्लैक ट्रफल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी मशरूम की जो है ईडेबल फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा कई सारे मशरूम ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। फंगी एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, तो फंगी को सिंगल सेल प्रोटीन की तरीके से भी कंज्यूम किया जाता है, जिसमें ये ऑब्टेन की जाती है यीस्ट स्पीशीज से। इसके अलावा कई सारी और स्पीशीज होती हैं जिससे ये ऑब्टेन किया जाता है, जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम, न्यूरोस्पोरा, कैंडिडा। तो ये सारी जो स्पीशीज होती हैं ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूट माना जाता है। जितने भी कन्वेंशनल प्रोटीन फूड है उसके सप्लीमेंट में आप ये सारे इनटेक कर सकते हो। जितने भी ड्राइड बायोमास होता है फंगी का उसको कंज्यूम किया जाता है प्रोटीन सोर्स की तरह। इसके अलावा कॉर्न एक सब्सटेंस होता है जो एक मीट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट माना जाता है। इसके अंदर माइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है जो डिराइव की जाती है फंगस फ्यूजेरियम वेनिनेटम के थ्रू। ओके, अब बात कर लेते हैं यीस्ट की। तो यीस्ट जो होता है विटामिन बी और डी कॉम्प्लेक्स का अच्छा सोर्स माना जाता है, जिसके अंदर कुछ स्पीशीज होती हैं जो यहाँ पे रिच होती हैं प्रोटीन के अंदर, जैसे सेकेरोमाइसिस, एंडोमाइसिस, रोडोटोरिला, टोरियोलॉप्सिस। ये सारी जो स्पीशीज होती है फंगी की ये रिच होती हैं प्रोटीन में, यानी यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट प्रोटीन का देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉपुलर फूड होता है जिसे हम सूफू कहते हैं। इसे प्रोड्यूस किया जाता है स्पीशीज म्यूकर और एंटी म्यूकर के थ्रू। तो म्यूकर और एंटी म्यूकर का काम होता है सूफू का प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट सोयाबीन्स और कसावा जो स्पीशीज होती हैं ये रिच होती हैं न्यूट्रिएंट्स में, लेकिन कोई भी कॉमन इंसान इसे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे फर्मेंटिंग फंगी की नीड होती है जो कि इसे इजीली डाइजेस्ट कर पाए। जैसे सोयाबीन को डाइजेस्ट करने के लिए राइजोपस स्पीशीज होती है और ये प्रिपेयर करती है टेमेफ को। टेमेफ एक ऐसा फूड होता है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है और टेस्टी होता है। इसके अलावा इन कैपेरिना फूड्स जो हैं जो प्रोटीन का सप्लीमेंट माने जाते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इन कैपेरिना फूड्स जो होते हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉर्न 26%, कॉटन सीड फ्लावर 38%, सॉर्गम जो होता है वो 26%, उसके अलावा फूड यीस्ट जो होता है 3%। इसके अलावा यहाँ पे मिनरल्स और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन कैपेरिना फूड्स को बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं। ये डेवलप किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा। तो ये इंस्टीट्यूट जो है इसको डेवलप करने का काम करता है और ये जो फूड होते हैं ये हाईली प्रोटीन सप्लीमेंट माने जाते हैं, मतलब इनके अंदर प्रोटीन अच्छी खासी अमाउंट में देखा जाता है। इसके बाद बात करेंगे फंगी एज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के तौर पे भी फंगी को कंज्यूम किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में फंगी को देखा जाता है। तो एंटीबायोटिक्स मेटाबॉलिक सब्सटेंस होती हैं जो कि प्रोड्यूस की जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे प्रोड्यूस करता है जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंजूरियस होता है, यानी एक फंगी एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस कर रही है जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म कर सकता है या उसे किल कर सकता है। इसके अलावा पेनिसिलिन को भी यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1944 के अंदर। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम स्पीशीज से। इसका जो यूज होता है ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने में काम आता है। नेक्स्ट है सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स जो होता है ये फंगस सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। इसका जो यूज होता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ट्रीट करने में काम आता है। इसके अलावा स्किन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम आता है। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन जो होता है ये प्रोड्यूस किया जाता है टोलिपोक्लेडियम इन्फ्लेटम स्पीशीज के थ्रू। इसका जो यूज होता है ये देखा जाता है एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होते हैं, जितने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले ऑपरेशन देखे जाते हैं उनके सक्सेस रेट को बढ़ाने का काम करता है साइक्लोस्पोरिन, ओके, जो कि फंगी इसे प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट है ग्रीसोफल्विन। तो ग्रीसोफल्विन जो होती है ये
पेनिसिलियम ग्रीसोफल्वम स्पीशीज से प्रोड्यूस की जाती है। इसका जो यूज होता है ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम आता है, जैसे स्किन, स्कैल्प, नेल्स और फीट में जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसको ग्रीसोफल्विन की हेल्प से ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है एर्गोट। एर्गोट जो होता है ये प्रिपेयर किया जाता है क्लेविसेप्स पर्पूरिया स्पीशीज की स्क्लेरोशिया से। ये हमने बात करी थी जब हमने रिप्रोडक्शन देखा था फंगी की। तो स्क्लेरोशिया जो होते हैं ये एक स्पोर की तरीके से प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो वहाँ पे ये जर्मिनेट करके एक नई फंगी को डेवलप करते हैं। तो क्लेविसेप्स की स्पीशीज से जिसमें स्क्लेरोशिया प्रेजेंट है उससे एर्गोट को प्रिपेयर किया जाता है। इसके अंदर एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है एबॉर्शन के टाइम पे यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन का ये काम करते हैं, इसको इंड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जितने भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं उसको ट्रीट करने में एर्गोट का हेल्प लिया जाता है। इसके अलावा एंटी ट्यूमर एजेंट्स भी फंगी प्रोड्यूस करती है, जैसे शाइटिक मशरूम जो होते हैं जिसे हम लेंटिन्यूला एडोड्स भी कहते हैं। इसके अंदर पॉलीसेकेराइड लेंटिनेन प्रेजेंट होता है जो कि एंटी ट्यूमर पोटेंशियल होता है जिसमें, ठीक है, ये एक एंटी ट्यूमर की तरह काम करता है। इसके बाद है गैनोडर्मा ल्यूसिडम जो एक पॉलीसेकेराइड होता है, इसके पास भी एंटी कैंसरस एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे वाइटामिन्स। तो फंगी का जो रोल होता है वाइटामिन्स के प्रोडक्शन में भी देखा जाता है। वाइटामिन्स को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिक्वायर्ड होते हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। जैसे सेकेरोमाइसिस सेरेवसी जो स्पीशीज होती है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है। विटामिन बी जो होता है ये माइकोराइजल फंगी के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है, जिसमें लार्जेस्ट अमाउंट में जो विटामिन बी प्रोड्यूस किया जाता है वो होता है थियामिन, जिसे हम विटामिन B1 भी कहते हैं। इसके अलावा फंगी का जो रोल है वो ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रोडक्शन में भी देखा जाता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हैं ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, गैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो ये सारे एसिड्स को मोल्ड्स की थ्रू देखा जाता है। जब इनमें बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं मोल्ड्स के अंदर तो ये सारे एसिड्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे सिट्रिक एसिड है, ये प्रोड्यूस किया जाता है सुक्रोज और मोलासिस के फर्मेंटेशन के हेल्प से। इसमें जो स्पीशीज इसको प्रोड्यूस करती हैं वो है एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस वेंटाई। इसके अलावा कोजिक एसिड होता है जो कि शुगर के फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पे जो स्पीशीज प्रेजेंट होती है वो होती है एस्परजिलस ओराइजी। नेक्स्ट है ईटाकोनिक एसिड, ये भी शुगर के फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे जो स्पीशीज प्रेजेंट होती है फंगस की वो होती है एस्परजिलस ईटाकोनियम, इसके अलावा एस्परजिलस टेरस। नेक्स्ट है ग्लूकोनिक एसिड, इसे भी शुगर के फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे जो फंगी की स्पीशीज होती है वो होती है एस्परजिलस नाइगर, इसके अलावा पेनिसिलियम परपोरिजिनम। नेक्स्ट एसिड है फ्यूमेरिक एसिड, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है स्पीशीज राइजोपस स्टोलोनीफेर के थ्रू। इसमें भी शुगर का फर्मेंटेशन देखा जाता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और सक्सिनिक एसिड। तो ये तीनों एसिड जो होते हैं ये स्पीशीज म्यूकर और राइजोपस की हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर होगी। नेक्स्ट है फंगी इन एंजाइम प्रोडक्शन। तो फंगी का जो रोल होता है वो डिफरेंट तरीके के एंजाइम प्रोडक्शन में भी देखा जाता है। ये एंजाइम इंट्रासेल्यूलर या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो सकते हैं। इन्वर्टेज यहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है यीस्ट की मदद से, जिसे हम सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी भी कहते हैं। इसका जो यूज देखा जाता है ये हाइड्रोलाइज करता है शुगर को इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसका जो बाकी यूज है वो पेपर इंडस्ट्रीज में भी देखा जाता है। इसके बाद है जाइमेज एंजाइम, जिसका प्रोडक्शन यीस्ट के थ्रू किया जाता है, जिसे हम सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम स्पीशीज प्रेजेंट होती है। इसका जो यूज होता है ये प्रिपरेशन करने में हेल्प करता है इथाइल एल्कोहल की बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को जब फर्मेंट किया जाता है तो वहां से इथाइल एल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एमाइलेज। एमाइलेज को प्रोड्यूस करने वाली स्पीशीज होती है एस्परजिलस नाइगर, इसके अलावा एस्परजिलस ओराइजी। इसका जो यूज होता है
ये प्रोड्यूस करता है एमाइलेज एंजाइम को, जिसको अल्कोहल इंडस्ट्री में भी देखा जाता है। नेक्स्ट है सेल्यूलेज एंजाइम, जिसे ट्राइकोडर्मा रेसी की मदद से ऑब्टेन किया जाता है, यानी ये फंगी जो होती है वो सेल्यूलेज के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जिसका यूज होता है सेक्रिफिकेशन ऑफ सेल्यूलोजिक एंड लिग्नो सेल्यूलोजिक वेस्ट। तो जितना भी यहाँ पे सेल्यूलोजिक वेस्ट होता है और लिग्नो सेल्यूलोजिक वेस्ट होता है, उसके सेक्रिफिकेशन में सेल्यूलेज एंजाइम का रोल देखा जाता है। इसके अलावा फंगी जो होती हैं कुछ और एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करती हैं, जैसे लाइपेजेस, पैक्टिनेजेस, इसके अलावा प्रोटीएजेस यहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट है फंगी इन एग्रीकल्चर। तो फंगी का जो रोल होता है वो एग्रीकल्चर में भी देखा जाता है, जैसे फंगी एज डीकम्पोजर्स। तो कुछ सेप्रोफिटिक फंगी होती हैं जो कि एंजाइम को सिक्रीट करती हैं और जितना भी डेड मटेरियल होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, उसको डीकम्पोज करने का काम करती हैं। इनको वेजिटेटिव वल्चर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो सेप्रोफिटिक फंगी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है वेजिटेटिव वल्चर्स ऑफ प्लांट किंगडम। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रोसेस के दौरान देखा जाता है जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, काइटिन, पेक्टिन, लिग्निन, ये सारा डिग्रेड किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है फंगी के थ्रू, और इसके बाद इसको ह्यूमस में कन्वर्ट किया जाता है। ह्यूमस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है, यानी यहाँ पे ये जो है सॉइल को फर्टिलिटी प्रोड्यूस करता है। The humus help to maintain the physical and chemical properties of soil, increases soil fertility and promotes various biological activities in the soil। तो ह्यूमस का काम होता है कि ये सॉइल के प्रिपरेशन में हेल्प करता है, यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है और जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रमोट करने का काम करता है। यानी आप वहाँ पे कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो उसकी ग्रोथ में भी ये हेल्प करेगा। ओके, फंगी को हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरीके से भी देखते हैं, जिसमें ये डिफरेंट पेस्ट को कंट्रोल करने में काम में आती है। जैसे अलग अलग स्पीशीज हैं फंगी की यहाँ पे, जो कि अलग अलग डिजीजेस को कंट्रोल करने के काम आती हैं। जैसे यहाँ पे ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज जो होती हैं ये कंट्रोल करती है ब्लाइट ऑफ टमेटो, और यहाँ पे ब्लाइट ऑफ टमेटो कॉज किया जाता है अल्टरनेरिया सोलानी के थ्रू। यानी ये स्पीशीज जो होती है ये कॉज करती है ब्लाइट ऑफ टमेटो, और इसको क्योर करने के लिए ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज को हेल्प में लिया जाता है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा की जो स्पीशीज होती है ये ब्लाइट ऑफ पीनट को भी कंट्रोल करती है, जो कि कॉज किया जाता है स्क्लेरोशियम रोल्फिसी के थ्रू। फंगस ग्लियोक्लेडियम रोजियम जो होता है ये कंट्रोल करता है व्हाइट मोल्ड स्क्लेरोटीनिया डिजीज को। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा जो होता है ये सप्रेस करता है ग्रोथ ऑफ रूट रॉट फंगस पाइथियम। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग फंगी की स्पीशीज हैं जो कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर रही हैं, डिजीजेस को रोक रही हैं, यहाँ पे कंट्रोल का काम कर रही है। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ राइजोक्टोनिया सोलानी कैन बी चेक्ड बाय पेनिसिलियम वर्मिक्यूलेटम। तो डिफरेंट तरीके की जो फंगी हैं वो कंट्रोल की तरीके से यहाँ पे काम में लाई जा रही हैं, जो कि बायो कंट्रोल एजेंट कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट, फंगी इन बायोलॉजिकल रिसर्च। तो फंगी का जो रोल होता है वो बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर भी देखा जाता है, जिसमें हम डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। फंगी का जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये फास्ट ग्रो करती है और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ये शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसमें रिसर्च करना प्रेफर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो फंगी को लेस स्पेस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और ये एक इनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट माना जाता है, क्योंकि जितनी जल्दी इसकी कोई भी स्पीशीज ग्रो होगी उतनी जल्दी हम यहाँ पे रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो ये एक चीप मेथड हो सकता है जब आप रिसर्च कर रहे हो या फिर किसी भी ऐसा ऑर्गेनिज्म आप ले रहे हो फंगी का, तो यहाँ पे ये इनएक्सपेंसिव हो सकता है, यानी कम खर्चीला आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा न्यूरोस्पोरा क्रेसा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती है जिसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए गए। ये एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है और जेनेटिक एनालिसिस को सिंपल बनाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं
रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं ये एक्सप्रेस किए जाते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी आगे आने वाली जितनी भी प्रोजेनी होती है वहां पे आपको रिसेसिव ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। तो एनालिसिस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसे हम टेट्राड एनालिसिस भी कहते हैं, जब हम न्यूरोस्पोरा क्रेसा की बात करते हैं तो वहां पे हम टेट्राड एनालिसिस को पढ़ते हैं, जिसमें ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये फॉर्म होता है मियोसिस की प्रोसेस से, जिसमें हेप्लॉइड स्पोर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये प्रोड्यूस किया जाता है एस्कस के अंदर। ओके, फंगी के कुछ स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे एस्परजिलस नाइगर की जो स्पीशीज होती है उसे एक टेस्ट ऑर्गेनिज्म की तरीके से कंसीडर किया जाता है, जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और मॉलिबेडनम के अमाउंट को बताती है। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फाइसीरियम की स्पीशीज होती है, इसे मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरीके से यूज किया जाता है, जिसमें हम डीएनए सिंथेसिस को स्टडी करते हैं, मॉर्फोजेनेसिस देखते हैं, माइटोटिक साइकिल, अमीबॉइड मूवमेंट, सेल मोटिलिटी, ये सारी चीजों को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ फंगी।